हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT-UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, वहां जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी क्लास का मिलता रहे। उसके साथ साथ आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसके जहाँ पर आपको जो है आपकी क्लास से रिलेटेड यानी कि रेगुलर जो हमारी क्लासेस होती है, जो सेशंस होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको इसका PDF और नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है बाय द वे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका लिंक दे दूंगी, तो वहां जाकर भी आप चेक करेंगे तो जरूर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं हमारा जो टॉप 30 का वार हम जो कर रहे थे उसका जो है सेकंड पार्ट। 15 क्वेश्चंस हम कर आए थे लास्ट वीडियो में, तो जिसने भी नहीं देखे हैं वो जरूर देखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। और हमने एक क्वेश्चन पर जो है काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझा है, तो यानी कि वो सिर्फ 15 क्वेश्चंस नहीं है, उसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपको आगे आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। हम जो है यहाँ पर टॉप 30 का वार में जो है रिसर्च, कम्युनिकेशन और ICT को लेकर चल रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट्स हमने यहाँ पर कवर की है और 30 क्वेश्चंस रखे हैं 3 यूनिट्स के, जो कि हम ऑलरेडी कर आए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और ICT तीनों ही हमने थ्योरी में जो है अच्छे से पढ़ लिया है। जिसने भी नहीं देखी है, अगर समझना चाहते हैं तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जरूर कीजिएगा, बिकॉज वहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से समझा है। रिसर्च को तो बहुत अच्छे से किया है। उसके बाद कम्युनिकेशन और IC को पॉकेट कोर्स में किया है, तो वहां पर पॉकेट कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कीजिएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए अब हम शुरू करते हैं हमारा जो है आज का टेस्ट। आई होप सब रेडी होंगे। फटाफट से अपना जो है चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए। साथ साथ आपको आंसर्स भी देने हैं और आंसर्स बताने हैं कि आप क्या है, इसका आंसर आपको क्या पता है। और बाद में मुझे ये भी बताइएगा जरूर कि आपके जो है कितने क्वेश्चंस टोटल 30 में से बताइए, या फिर जो है 15 में से अभी वाला, और लास्ट वीडियो में कितना हुआ है वो भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। खुद एनालाइज जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, कहां पर आपको काम करने की जरूरत है, कौन सी यूनिट आपकी वीक है। ठीक है, तो इसलिए इस पर्पज से ही जो है मैंने इसे क्या रखा है, अलग अलग रखा है। अभी जो है हम 16 प्रश्न संख्या 16 पर हैं। इससे पहले के हम इसके 5 क्वेश्चन, यानी कि पहले 10 क्वेश्चन हमने रिसर्च के किए थे, फिर 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम जो है ICT के कर आए हैं, और ये हमारा 16वां प्रश्न है ICT का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़ती हूं मैं, आप बताइएगा आंसर क्या है। एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पते जैसे कि सॉरी एक अनूठे पते को जो संख्यात्मक में होता है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। क्या कहा जाता है उसे, जो कि संख्यात्मक में होता है यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, कंप्यूटर का पता होता है वो, उसे क्या कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल पता, URL, ISP, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से जवाब दीजिए अपने चैट बॉक्स में कि क्या इसको आपको लग रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, इंटरनेट प्रोटोकॉल पता, यानी कि IP एड्रेस। पता होगा, हमने IP एड्रेस अच्छे से पढ़ा था आप सभी को, तो IP एड्रेस को ये बोल रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो IP एड्रेस क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। आप सभी जानते हैं IP एड्रेस पर हमने क्वेश्चन भी किया था कि कैसा होता है। जिसने भी नहीं देखा, यहाँ से जो है 100% एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, चाहे वो ऐसे पूछ ले या फिर IP एड्रेस किस तरीके से होता है, उसमें डॉट का यूज होता है या फिर इसका हाइफन का यूज होता है, स्लैश का यूज होता है, किस चीज का यूज होता है, और नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सब चीजें हमने जो है हमारे जो है पॉकेट कोर्स के ICT के कोर्स में की है। तो जिसने भी नहीं देखी है और पढ़ना चाहते हैं तो जरूर एक बार देखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 17। एक सर्च इंजन जो कि ये जो कि है, ठीक है ना, जो कि ये नहीं है, जो कि उपभोगकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजन या और डेटाबेसों के पास भेजता है, पर फिर उनके परिणामों को उनके स्रोतों के अनुसार एकल समुचित सूची में परिवर्तित करता है, को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक सर्च इंजन है जो कि उपभोगकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजन और डेटाबेसों के पास भेजता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्या क्या कहा जाता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मेटा सर्च इंजन, गूगल, मूडल और उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या है इसका आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेटा सर्च इंजन होता है वो इस प्रकार का, जो कि एक सर्च इंजन है जो कि क्या करता है, दूसरे सर्च इंजन और डेटाबेसों को जो है क्या भेजता है, आवेदन भेजता है, और फिर उनके परिणामों को उनके स्रोतों के अनुसार एकल समुचित सूची में परिवर्तित कर देता है।
ये सभी जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज तो कम ही है, पीवाईक्यूज ज्यादा है, और वो भी आपके रिसेंट 19, 20, 21 ये तीनों जो है रिसेंट सेट से आपसे उठाए, और साथ ही साथ ईक्यूज है। ईक्यूज मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसका बहुत चांसेस है आने के। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईपी वर्जन 4 यानी IPv4, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 हम बहुत अच्छे से समझ कर आए थे। IPv4 के आकार को दर्शाता है 16 GB, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स और 128 बिट्स। फटाफट से बताइए क्या है इसका आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 बिट्स जो है क्या है आईपी वर्जन 4 में है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 भी हमने किया था, यानी कि उसमें कितना था, उसमें मेरे ख्याल से 128 था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ 128 में के साथ में जाऊंगी, अगर होगा आप चेक कीजिएगा अपने नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, 128 होगा। ठीक है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में क्या है आपका, तो प्रश्न संख्या 19 है कंप्यूटर के निम्नांकित में जो मेमोरीज लिखी हुई है उसके प्रकार को सबसे धीरे से सबसे तेज, यानी कि जो सबसे स्लो मेमोरी है उसको सबसे फास्ट मेमोरी के क्रम में लगाना है। यहाँ जो 5 मेमोरीज आपको दी गई है, तो कौन कौन सी मेमोरीज है आपके यहाँ पर, कैश मेमोरी, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर्स, ये जो है आपकी यहाँ पर मेमोरीज दी गई है। तो फटाफट से इसको क्रम में लगाइए और बताइए कि इसके क्या होगा और कैसे इसको कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए हमने किया था मेमोरी हायरार्की, उसके अंदर सबसे पहले क्या था आपका, सबसे पहले यहाँ पर था आपका ये हार्ड डिस्क, सबसे धीरे ये चलता है। हार्ड डिस्क के बाद आपका आता है क्या, सीडी रोम। ठीक है, सीडी रोम। उसके बाद आपका चलता है रैम, रैम के बाद आता है आपका कैश मेमोरीज, और कैश मेमोरी सॉरी यहाँ पे थर्ड आएगा 3 एंड यहाँ पर 4 कैश मेमोरी, एंड देन आएगा आपके रजिस्टर्स। ठीक है, 5 नंबर पर रजिस्टर जो है सबसे स्पीड में चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से हॉस्पिटल का चयन करे, जिसमें ये हॉस्पिटल क्या है भाई ये पता नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। जिसमें केवल आदान युक्तियां यानी कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है। ठीक है, ये जो है ऊपर का छोड़ दीजिए, क्या लिखा है, कुछ मिस प्रिंटिंग हो रही है यहाँ पर, सॉरी कुछ मिस टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइसेस को आपको बताना है कि इस कौन से क्रम में जो है सभी की सभी इनपुट डिवाइसेस है। सबसे पहला है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर। एक एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, सो द आंसर इज, ऐसे क्वेश्चन में हम समय नहीं गवाएंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर, ये जो है आपकी इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जिससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और दूसरी होती है आपकी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का क्या होता है, जिसमें हम जो हमें इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें आउटपुट दिया मिलता है, वो होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। जैसे कि यहाँ पर पहले में था प्रिंटर, यहाँ पर भी प्रिंटर और मॉनिटर आ गए तो गलत हो गया, यहाँ पर भी मॉनिटर आ गया, इसमें हमें क्या मिलते हैं, आउटपुट मिलते हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन, 5 हम पहली क्लास में कराए थे आईसीटी के, और 5 अब कर लिए, टोटल 10 क्वेश्चन हमने आईसीटी के कंप्लीट कर लिए। और अब बढ़ते हैं हम कहाँ पर, कम्युनिकेशन की तरफ, यानी कि अगला जो हमारा है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। अगला जो है करने वाले हम कम्युनिकेशन को करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कम्युनिकेशन का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित संचार चैनलों को इनकी विशेषता के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो पहला है ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पत्रिकाएं, कलेक्शन साइट्स। दूसरी सूची में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। फटाफट से मैच कीजिए, यहाँ पर आपको ये विकल्प दिए गए हैं, मैच कीजिए इसको। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या है भाई, एक सोशल मीडिया है ना आपका, ब्लॉगिंग है सोशल मीडिया। तो देखिए ऑप्शन ए से ही सॉल्व हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखिए एक से ही सॉल्व हो गया, इतना इजी है ये, आपका शायद 2020 के पीवाईक्यू में है। टेलीविजन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है भाई, ठीक है ना। पत्रिका क्या है, प्रिंट मीडिया है आपकी, है ना। और इसके बाद ये बचा तो कलेक्शन साइट्स क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22, कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण करना किस प्रकार पर निर्भर करता है। क्या होना चाहिए कक्षा के अंदर एक सफल संप्रेषण होने के लिए। ऑप्शन है, विषय का विस्तृत और लंबा वर्णन होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसा, अगर लंबा खिंच जाएगी कोई भी क्लास, बहुत है डीपली चलता जा रहा है तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना होता है, जो बहुत लंबे होते हैं और समय लेने वाले होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें हमें ऑड वन आउट करना चाहिए। तो पहला वाला तो ऑप्शन ही हमें गलत लग रहा है, पहले वाले में ऑप्शन में हमें मिस्टेक लग रही है कि बहुत लंबा और बहुत विस्तृत हो जाएगा तो वो क्लास बोरिंग हो जाएगी और सफल संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो जहां पर भी ऑप्शन ए है उसे कट कर दो,
यहाँ पर ऑप्शन ए है तो ये ऑटोमेटिकली कट हो गया। अगला आता है थीम का वर्णन। भाई थीम का वर्णन करना तो जरूरी है कि आप पढ़ाना वाले क्या है वो जानना तो जरूरी है। प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग, प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग भी होना चाहिए। प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पुनरावृत्ति आख्यान, क्या आख्यान करना चाहिए, पुनरावृत्ति आख्यान होना चाहिए? नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, तो 5 भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जहां पर 5 आ रहा है ये भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास ऑटोमेटिकली? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 4 जो है हमारा क्या है, कक्षा को सफल संप्रेषण बनाने के लिए करेक्ट है, यानी कि 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जरूर ऑड वन आउट को देखिए, आपको इससे जो है बहुत हेल्प मिलती है। और हमें स्मार्ट लर्निंग करनी है, स्मार्ट होना चाहिए हमें। जल्द देखिए एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो कॉमन सेंस से अच्छे से हमारी सॉल्व हो जाती है, और काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हो, लेकिन एग्जामिनर आपके कॉमन सेंस को चेक करना चाहता है। ठीक है ना, तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है। संप्रेषण में निस्पंदन, निस्पंदन का अर्थ बताना है। ये टर्मिनोलॉजी है, कम्युनिकेशन में एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द है। इसकी इंग्लिश में आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इसका अर्थ बताइए, निस्पंदन का अर्थ क्या है? तो ये दोषपूर्ण है भाई, ठीक है ना, इस शब्द है दोषपूर्ण। पूर्ण लिखा है ना, दोष यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है। दोषपूर्ण अनुवाद से सूचना का परिवर्तित हो जाना, क्या वो निस्पंदन है? संप्रेषण संदेश की प्रतिक्रिया में बचाव की मुद्रा, वो संप्रेषण है। भाषा का अल्पज्ञान होना संप्रेषण निस्पंदन है। या फिर सूचना में तोड़ मरोड़ कर जो है जोड़ तोड़ करके उसमें क्या करना, उसको जो है प्राप्तकर्ता के अनुकूल बना देना ही संप्रेषण है। ठीक है, तो क्या है फटाफट से बताइए। निस्पंदन आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब हम एक सूचना को तोड़ मरोड़ कर, तो निष्पंदन का इंग्लिश मतलब सुन लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। इसका अर्थ है फिल्टर करना, फिल्टराइजेशन। ठीक है ना, फिल्टर करेंगे जब हम एक किसी भी सूचना को, फिल्टर करना मतलब कि छान नाप तोल कर, छान छून कर, उसको जोड़ तोड़ करके, कुछ उसमें चेंजेस करके उसको किसके अनुकूल बना देना, प्राप्तकर्ता के अनुकूल बना देना, उसी को कहा जाता है निष्पंदन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा करने में, और मजा आ रहा है तो फटाफट से एक शेयर तो बनता है, जल्दी से शेयर कर दीजिए गाइस, बिकॉज ये आपके लिए नहीं है बस, ये उन सब के लिए जो लोग भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और जिनको मटेरियल नहीं मिल पाता है, जिनको अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, अच्छे तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। सकारात्मक कक्षा संप्रेक्षण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जब होगा आपका जो है कक्षा संप्रेक्षण, तो उसका परिणाम क्या होगा? दबाव होगा? बिल्कुल नहीं। समर्पण होगा? बिल्कुल नहीं। आमना सामना? नहीं, ये तो आमना सामना तो कुछ विरोध हो रहा है, विवाद हो रहा है। अनुनय, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? साफ साफ दिख रहा है, या तो आंसर क्या है? अनुनय। अगला प्रश्न संख्या है आपका 25, कक्षा संप्रेक्षण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का। यहां पर भी इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ऑड वन आउट के, जो नहीं है उसे निकाल के बाहर किया और जो रखना है उसे रखते चले गए। ये क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है कि जिसे आपको नहीं चाहिए उसे निकालकर बाहर किया। कक्षा संप्रेक्षण किसका आधार है? ये आपका 20-21 का क्वेश्चन है, यानी कि 2021 में जो है PYQ आया हुआ है ये आपका। ठीक है, इतना मतलब इतना अभी अभी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो आपको आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो बहुत ही बेसिक है, देखा ना आपने, अब तक बहुत बेसिक क्वेश्चन थे आपके कॉमन सेंस को चेक करने के लिए। सामाजिक पहचान का, बाह्य निरर्थकताओं का, पूर्वाग्रह, उदासीनता, तीनों ही वर्ड नेगेटिव लग रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वर्ड सिर्फ यही है। आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव वर्ड सिर्फ इसमें क्या दिख रहा है आपको? सामाजिक पहचान ही एक पॉजिटिव वर्ड जो है यहाँ पर नजर में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जाता है? संस्थागत संचार को किसके समतुल्य माना जाता है? अंतरवैयक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल, अंतरवैयक्तिक यानी कि इम्पर्सनल, समूह संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन, जन संचार यानी कि मास मीडिया। तो किस पे जो है, कौन सा है इसके समतुल्य? संस्थागत के, संस्था में कौन होते हैं? लोग होते हैं, समूह होते हैं। ठीक है, संस्था में होते हैं समूह, तो क्या होगा इसका आंसर? समूह संचार इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आई होप आप लोगों के आंसर्स करेक्ट हो रहे होंगे, और मुझे अगर आपके आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं तो समझिएगा कि आप बहुत पास है, और जिनके गलत हो रहे हैं उन्हें निराश नहीं होना है। उन्हें जो है थ्योरी की क्लास देखनी है, एक बार समझ लेना है अच्छे से क्या है ये चीजें। बहुत ही कॉन्फिडेंस को कभी भी गिराना नहीं है। कॉन्फिडेंस अगर एक बार गिर गया तो आपका सब कुछ जो है लेवल एकदम खत्म हो जाएगा। हमेशा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि पहले अच्छे से थ्योरी को पढ़ लो, और थ्योरी पढ़ने के बाद खूब सारी प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, हो सकता है एक बार गलत हो सकता है 2 बार गलत हो, 4 बार गलत हो, लेकिन 5वीं 6ठी बार में वो अच्छे से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
प्रश्न संख्या 27, ग्रेप वाइन, ये एक वर्ड है जो बहुत चलता है कम्युनिकेशन में। ग्रेप वाइन शब्द का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के संचार में होता है? अनौपचारिक में, यानी कि जो है आपका अनऑफिशियल जो होता है, यानी कि इनफॉर्मल, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, और अधोगामी यानी कि अपवर्ड या अपवर्ड की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ग्रेप वाइन किस में यूज होता है? तो ग्रेप वाइन यूज होता है ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक, जहां जो इनफॉर्मल है, जहां पर जो है एक जो मैसेज भेजने वाला है, इनकोडर है, वो अपनी मर्जी से है क्या करता है, सूचनाओं में चेंजेस कर देता है, क्योंकि वहां पे उसे कोई नियम, कोई रूल, कोई फॉलो नहीं करना पड़ता। वो अपनी मर्जी, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कई बार हमें गलत सूचना भी दे देते हैं मजाक में या किसी भी उसमें, तो वो गलत तरीके से यूज होता है, तो अफवाह भी हो जाती है एक तरीके की। तो ग्रेप वाइन को अफवाह जो है, अफवाह भी कहा जाता है, अफवाह सूचना, या फिर क्या कहा जाता है, अंगूरी लता। हिंदी में शब्द क्या है, अंगूरी लता, तो इसको याद रखना है, अंगूरी लता। तो ग्रेप वाइन किस में यूज होता है? अनौपचारिक, जहां पर आपको जो है किसी भी सूचना को वही किसी भी सूचना को जो है क्या करके बताया जाए, गलत सूचना दी जाए, या फिर उसको कुछ अलग तरीके से बताया जाए जो कि सूचना करेक्टली पहुंचे ना, उसको कहते हैं ग्रेप वाइन। अगला है आपका प्रश्न संख्या 28, संचार की आवश्यकता क्यों है? क्यों है भाई हमें संचार की आवश्यकता? आवश्यकता की बात कर रहा है, नीड की बात कर रहा है। ठीक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, प्रसन्नता हेतु, संदेश की संप्रेषणीयता हेतु, अनुभव साझा करने हेतु, परंपराओं के संरक्षण हेतु। यहां से भी आपको क्या करना है, ऑड वन आउट कर देना है। पहला, सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि समाज में हमें क्या करना है, बातचीत करने के लिए और एक जो प्रोसेस चलता है उसके लिए तो चाहिए चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जिसमें है वो हमें चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए है इन दोनों तीनों में, बी में नहीं है तो उसको कट कर दिया पहले ही, ऑड वन आउट। प्रसन्नता हेतु, प्रसन्नता कोई नीड नहीं है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रसन्नता के लिए लोग बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो हमारी खुशी, हमारा इंटरेस्ट होता है, नीड नहीं होती है। ठीक है, तो दो ऑप्शन जहां पर है वो कट जाएगा, दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कट गया भाई। तो बच्चे आपके पास सिर्फ दो दो ही ऑप्शन चूज करने के लिए बच्चे, ए और सी में से चूज करना है। संदेश की संप्रेषणीयता हेतु या फिर अनुभव साझा करने हेतु, बिल्कुल भाई अनुभव साझा तो किया ही जाता है ना। परंपराओं के संरक्षण हेतु, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है, बाकी के तीन जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ रहे हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है आपका, यानी कि 1, 3 और 4 जो है स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसलिए हमें संचार की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 29, कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता का और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का जो है कौशल कहलाता है? किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? चिंतन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, मीडिया उपयोग, या कौशल मानवीय कौशल? क्या कहलाता है आपका कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता का और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, फटाफट से बता दीजिए क्या है। तो ये है आपका चिंतन, चिंतन कर रहा है ना ये सब, सृजनात्मकता और ये सब किसके अंतर का, विश्लेषण कब करता है, तो चिंतन करेगा तभी तो एनालाइज होता है। विश्लेषण करना मतलब एनालाइज करना, तो ऑप्शन नंबर ए चिंतन कौशल के श्रेणी में ये आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। कैसे लगे आपको प्रश्न जरूर बताइएगा। आपका मैसेज, आप सोचते हैं कमेंट हम लाइक तो कर रहे हैं या कमेंट नहीं कर रहे हैं, दोनों कीजिए, अच्छा लगता है। लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपके काम में आ रही है, हेल्प हो रही है आपकी, तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि और क्या होना चाहिए इसमें, या फिर आपको यही अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, कौन सी संप्रेषण में आने वाली बाधा नहीं है? ध्यान से समझिएगा, बाधाएं बैरियर्स हमने किए थे अच्छे से, तो कौन सी इसमें से नहीं है? आत्म छवि या स्वतः धारणा, यानी खुद से एक पूर्वाग्रह बना लेना, अर्थ संबंधी योजना होना, या फिर चयनात्मक धारणा हो जाना, यानी कि पहले से सिलेक्टिव हमारे माइंड में है कोई चीज, भाषा का ज्ञान होना। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ध्यान से पढ़िए और बताइए। भाषा का ज्ञान होना, यहाँ पर अल्प ज्ञान है भाई, एक ऐड कर लीजिए यहाँ पर अल्प ज्ञान है, भाषा का अल्प ज्ञान होना यानी कि कम। तो क्या होगा, कौन सा जो है बाधा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है, ये सभी जो है देखिए, पहले से पूर्वाग्रह लेकर चलेंगे तो भी हम अच्छे संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। सिलेक्टिव माइंड में रहेगा कि कोई चीज हम खरीदने जा रहे हैं और हमारे माइंड में ऑलरेडी कोई चीज है, तो हम दूसरी चीज को वो नहीं कर पाएंगे किसी कहने पर भी। भाषा का अल्प ज्ञान होगा तब भी हम संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी,
जी की अर्थ अर्थ संबंधी योजना होगी अगर, तब हम क्या, ये एक बैरियर नहीं है, ये एक तरीके की अच्छी चीज है जो कि आपके संप्रेषण को क्या करेगी, पोषित करेगी, अच्छा बनाएगी, सफल बनाएगी। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इनके आंसर, ये जो पूरी पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, आप जानते हैं, ये हमारे मिलेगी कहाँ पर आपको, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं विद आंसर्स, एक आंसर शीट भी मैं यहाँ पर ऐड करने और करूंगी आपकी पीडीएफ में, वो आपको प्रॉपर आपके जो है इस टेलीग्राम चैनल पर लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति, इस पर जो है आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर द क्लास। तो आप यहाँ से जुड़ जाइए जल्दी से, और हमारे बाकी की नोट्स की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलती है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि वो रेड कलर का जो है दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का बटन, उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, और इस वक्त पे जैसा कि चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं, और आपके काम में आ रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो पसंद करना नहीं करना एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन आपके काम आ रही है, आपकी हेल्प हो रही है, और यहाँ पर जो है मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप जो है शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, जिन्होंने भी नहीं किया है। तो ऐसी नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक